देखिए आपका जुरिस्प्रूडेंस में समाजशास्त्री विचारधारा पढ़ाई जा रही थी। सोशलिस्ट स्कूल को हम पढ़ा रहे थे। फिर 2-3 मिनट दोहरा दिया जाए तब आगे बढ़ा जाए। इसके बारे में हम बताए थे कि समाजशास्त्री विचारधारा मुख्य रूप से इंटरेस्ट पर आधारित है, यानी कि हित पर आधारित है। ये विचारधारा ऐतिहासिक विचारधारा यानी कि हिस्टोरिकल स्कूल और आपका एनालिटिकल स्कूल यानी कि विश्लेषणात्मक विचारधारा का मॉडिफाई रूप है, यानी कि परिवर्धित रूप है। यानी कि कुछ सुधार ऐतिहासिक में किया गया, कुछ विश्लेषणात्मक में किया गया और एक नई विचारधारा जन्म ली, आपका समाजशास्त्री। इसके फादर याद रखना है, बताया गया था। फादर इसके कौन है? तो रूडोल्फ वान इहरिंग हैं। इन्होंने हित का सिद्धांत दिया। ये जर्मनी के थे। आपका आगस्ट काम्टे बताया गया था पहले। आगस्ट काम्टे सबसे पहले ये कहे कर्तव्य पर आधारित व्यवस्था दिए, ड्यूटी पर आधारित व्यवस्था दिए और कहे कि व्यक्ति के पास केवल एक अधिकार होता है और वह है केवल अपने कर्तव्य का क्या करिए, पालन। फिर दूसरे विद्वान आते हैं रूडोल्फ वान इहरिंग। इनके बारे में आपका बताया जा रहा था और ये बताया गया था कि तमाम बातें इनके बारे में बताई गई थी। इन्होंने इंटरेस्ट को, हित को 3 भागों में बांटा। फिर एक बार हित या इंटरेस्ट समझिए, क्योंकि हित ही आपका चलेगा। हित या इंटरेस्ट का मतलब होता है किसी व्यक्ति या समाज की डिमांड, मांग क्या है, या डिजायर यानी कि इच्छा, या निसेसिटी यानी कि आवश्यकता। यानी कि मांग, इच्छा, आवश्यकताएं मिलकर इंटरेस्ट बनाती हैं। और ये कई जब इंटरेस्ट एक साथ मिल जाएंगे तो वह एक राइट बनाएंगे, अधिकार बनाएंगे। और जब सभी अधिकार एक जगह एकत्र हो जाएंगे तो वह ओनरशिप होगा, यानी कि हक या टाइटल या स्वामित्व का निर्माण करेंगे। यूपीजे में ये भी क्वेश्चन आ चुका है। बाल्टी के पानी का उदाहरण हम देते हैं इसको समझाने के लिए। बाल्टी में पानी भरा हुआ है तो वो स्वामित्व या ओनरशिप है। स्वामित्व विभिन्न अधिकारों से चूंकि मिलकर बनता है, अतः एक मूद निकालेंगे तो वह एक अधिकार बाल्टी से क्या होगा, निकलता रहेगा। तो यानी कि स्वामित्व क्या है, तो विभिन्न अधिकारों का क्या है, जुड़ाव है, सम्मिलन है या समुच्चय है। ये जो परिभाषा दी गई है आगे हम बताएंगे डिटेल में। ये हाफेल्ड ने दिया है, पूछा जा चुका है बाल्टी के पानी का उदाहरण। इसके बाद आपका रूडोल्फ वान इहरिंग का सामाजिक गति के तुला यंत्र हम बताए थे। यानी कि इन्होंने एक लीवर्स बताया, सोशल मोशन का लीवर्स। और इसी लीवर्स के आधार पर जो आपका पर्सनल इंटरेस्ट होता है या जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है और जो सोशल इंटरेस्ट होता है, इसमें क्या बनाया जाता है, बैलेंस। हमने कल बताया था। फिर एक कोटेशन इनका पूछा जाता है, अच्छा आपका बताया गया था कि जिस कानून में कोर्सन या प्रपीड़न न हो, यानी कि दंड का प्रावधान न हो,
वह कानून बेकार होता है, जैसे कि ऐसी अग्नि या फायर जो जलाती नहीं है और ऐसा प्रकाश जो अंधेरे को मिटाता नहीं है। तो अतः कानून में प्रपीड़न होना ही चाहिए। दंड का प्रावधान या सेंक्शन का प्रावधान क्या है? आवश्यक। और इन्होंने ये भी बताया कि जो लोग कानून का पालन करते हैं उन्हें रिवार्ड दिया जाता है, और जो कानून का वायलेशन करते हैं उन्हें कोर्सन दिया जाता है। इसको वर्तमान समय में भी जोड़कर हम देख सकते हैं। आपका देख ही रहे हैं, खेलों से जोड़कर देख सकते हैं। फिर आपको बताया जाए, ओलंपिक का उदाहरण देख सकते हैं। जो अपराध किए जेल में है पहलवान, यानी कि सुशील कुमार, आपका अपराध किया, जेल में है, और दूसरे पहलवान ने मेडल जीता, यानी कि ये भी आपका, इसका मतलब ही हुआ कि जो कानून का पालन करेगा उसे रिवार्ड या पारितोषिक मिलेगा, और जो उल्लंघन करेगा वह कहाँ जाएगा? जेल। ये हम नहीं बता रहे हैं। फिर एक बार आपको मैंने सामाजिक बातें भी 1-2 मिनट बताई जाए। देखिए, जहाँ तक ओलंपिक की बात है, ओलंपिक में इस बार जो लोग जीते हैं आपका मेडल या गए थे, वास्तव में उनके पास संसाधनों की कमी थी, उनके पास व्यवस्था का अभाव था। लेकिन उस व्यवस्था के अभाव के बावजूद भी भारत के खिलाड़ियों ने मेडल लाया और ओलंपिक तक पहुँचे। इसका अर्थ ये निकलता है कि अगर कोई विद्यार्थी ये कहे कि हमारे पास पढ़ाई के संसाधनों का अभाव है इसलिए हम नहीं पढ़ पाए, तो ये आपको सीखना चाहिए ओलंपिक के खिलाड़ियों से। जहाँ की पैदल चलते थे, दौड़कर स्टेडियम जाते थे, आपका तमाम कार्य करते थे, लेकिन कभी भी संसाधनों का रोना नहीं रोए और अपने लक्ष्य की ओर क्या करते रहे? आगे बढ़ते रहे। तो आपको भी, जितने लोग भी पढ़ रहे हैं लेक्चर, सबको सलाह दी जाती है कि आज से संसाधनों का रोना न रोइए और पढ़ाई पर क्या करिए? ध्यान। सीमित संसाधनों में कैसे अच्छा किया जाए ये जानिए। भाई, बड़े घर के जो लोग हैं वो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख दे के और महीना में 20-25 हज़ार खर्चा करके बड़ी बड़ी जो माफिया कोचिंग के माफिया हैं, जैसे कि आपने सुपर 30 में देखा कि माफिया कोचिंग के माफिया, सुपर 30 फिल्म में जो बिहार पर बनी है, आपका आनंद सर पे, देखिए जो शिक्षा के माफिया हैं वो कैसे अपनी माफियागिरी चमका के और शिक्षा के क्षेत्र को भी क्या कर रहे हैं? कवर। तो आपको माफिया आप माफिया नहीं बन सकता आम आदमी, लेकिन अपनी मेहनत के बल पर, सीमित संसाधनों के बल पर, शिक्षा किसी की बपौती नहीं है, और यही एक धन है जो कोई छीन नहीं सकता। और भले छीन ले, लेकिन जो ज्ञान है उसको छीना नहीं जा सकता। तो शिक्षा माफियाओं को ध्वस्त करने के लिए सीमित संसाधन होते हुए भी अच्छे से क्या करनी पड़ेगी? पढ़ाई, ताकि माफियाओं का जाल आप ज्ञान के बल पर ध्वस्त कर दें। और इसका अच्छा उदाहरण सुपर 30 में मिलता है, वहाँ भी मिलता है। आप फिल्म एक बार देख लीजिए तो आँख से आंसू आ जाएंगे कि कैसे लड़के या लड़कियां अपने घर की ताना बाना छोड़कर आपका पढ़े और क्या हुए? सब आईआईटी में सेलेक्ट हुए। तो आइए आगे बढ़ा जाए। आपका जो रूडोल्फ वान इहरिंग का सिद्धांत हम बता चुके थे पिछले लेक्चर में। इसके बाद आते हैं लियोन डिग्वी। लियोन डिग्वी पर भी यूपीजे में क्वेश्चन बनता है। पहले लियोन डिग्वी के बारे में
कुछ सामान्य बातें बताई जाए। देखिए, ये जो लियोन डिग्वी थे, ये आपका जर्मनी के बोर्डियाक्स विश्वविद्यालय में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के यानी कि संवैधानिक विधि के आचार्य थे, प्रोफेसर थे। इन्होंने दो बातें बताई। पहले किताब इनकी देख लिया जाए, हो सकता है पूछ ले। इन्होंने किताब लिखी, लॉ इन द मॉडर्न स्टेट, लॉ इन द मॉडर्न स्टेट, ये याद करके जाना है। इस किताब में इन्होंने दो बातें बताई। पहला, ड्यूटी पर आधारित व्यवस्था दिया, कर्तव्य पर आधारित व्यवस्था दिया, और दूसरा सोशल सोलिडरिटी। यहाँ से क्वेश्चन उठता है जे में, अच्छे से इसको तैयार रखिए कि डिग्वी ने कर्तव्य पर आधारित व्यवस्था किससे प्रेरित होकर दिया। तो आपका जवाब रहेगा ऑगस्ट काम्टे से। और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि डिग्वी ने आपका सोशल सोलिडरिटी या सामाजिक समेकता का सिद्धांत किससे प्रेरित होकर दिया। दुर्खीम से। दोनों याद रखिएगा क्वेश्चन अच्छे से। दुर्खीम, दुर्खीम विद्वान है उनसे। इसके बाद आगे बढ़ा जाए, पहले हम इनके कर्तव्य पर आधारित व्यवस्था समझाएंगे, फिर सोशल सोलिडरिटी समझाएंगे। देखिए, कर्तव्य पर आधारित इनकी व्यवस्था। कर्तव्य पर देखिए, ऑगस्ट काम्टे का जो कोटेशन था, उस कोटेशन को डिग्वी ने बार बार दोहराया, और ये दोहराया कि व्यक्ति के पास केवल एक राइट होता है, एक ही अधिकार होता है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, अधिकार की मांग न करे। लेकिन वर्तमान समय में यदि हम देखें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम देखते हैं तो ऐसी दशा में भाग 3 में यानी कि संविधान के पार्ट 3 में हमें फंडामेंटल राइट भी दिया गया है, जबकि पार्ट 4A में हमारा कर्तव्य या ड्यूटी बताई गई है, और जबकि स्टेट की भी ड्यूटी पार्ट 4 में बताई गई है, नीति निर्देशक तत्व। यानी कि हमारा संविधान डिग्री से अलग हटकर कहता है कि लोगों के अधिकार भी हैं, कर्तव्य भी होते हैं, और राज्य का भी कुछ क्या होता है, कर्तव्य। तो अधिकार और कर्तव्य। अगला ये इनके बारे में सोशल सोलिडरिटी देखा जाए। सोशल सोलिडरिटी का सिद्धांत इन्होंने दुर्खीम से प्रेरित होकर दिया। और ये कहते क्या हैं, ध्यान से समझिए। डिग्वी महोदय ये कहते हैं कि जो वर्तमान युग है वह विशिष्टीकरण का युग है, श्रम विभाजन का युग है, और कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, हर एक कार्य को स्वयं नहीं कर सकता। अर्थात स्पेशलाइज हुए हैं व्यक्ति। जैसे कि हम कल भी उदाहरण बता रहे हैं, फिर बता रहे हैं, इंजीनियर हैं तो मकान बना सकता है, अन्य नहीं उपजा सकता। डॉक्टर हैं तो इलाज कर सकता है, खेती नहीं कर सकता। शिक्षक हैं, पढ़ा सकता है। किसान है तो खेती करेगा। ये आपका सैनिक है तो देश की रक्षा करेगा। यानी कि सभी का कार्य अलग अलग है, सभी लोग अपने कार्य में क्या हैं, निपुण हैं। अब ये हैं कि समाज है और एक दूसरे पर निर्भरता या पारस्परिक अन्योन्याश्रिता या पारस्परिक जो निर्भरता है, ये बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक व्यक्ति अपना सभी काम स्वयं नहीं कर सकता। अतः व्यक्तियों को समाज के दूसरे लोगों को
कुछ कार्यों के लिए क्या पड़ती है? आवश्यकता। और यही आवश्यकता के कारण व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ते हैं, और जैसे ही व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े, डिग्री महोदय, इसी को क्या कहते हैं? सोशल सोलिडरिटी, या आपका सामाजिक समेकता। तो दोनों बातें आपको बताई गई कि सामाजिक समेकता क्या है और कर्तव्य पर आधारित व्यवस्था क्या है। अगला विद्वान आइए, जहां से क्वेश्चन बनता है। यूगेन इहर्लिच यूगेन इहर्लिच, इनका भी ज्यादातर सिद्धांत ही पूछा गया है, और 1862 से लेकर, क्रम भी याद रखना है, 1862 से लेकर 1922 तक का कार्यकाल था। यानी कि इनका जन्म 1862 में होता है, और मृत्यु कब होती है? तो इनकी मृत्यु जो होती है वह होती है 1922 ईस्वी में। अब इनके सिद्धांत को देखा जाए, और आपका इनका जो सिद्धांत पूछा जाता है, लिविंग लॉ। लिविंग लॉ का मतलब सजीव विधि या जीवित विधि। तो ज्यादातर जो जे में क्वेश्चन आया है वह ये आया है कि लिविंग लॉ का सिद्धांत या जीवित विधि का सिद्धांत किसने दिया? तो आपका एक ही जवाब रहेगा, यूगेन इहर्लिच ने। जो ज्यादातर क्वेश्चन आया है, जीवित विधि होती क्या है और सैवनी से इनका अंतर क्या है, पहले ये देखिए। सेवनी की जहाँ तक बात है, सेवनी महोदय ये कहते हैं कि विधि तो इतिहास की उपज है, हिस्ट्री की उपज है, और तमाम युगों से प्रथाओं, परंपराओं और रूढ़ियों से विकसित हुई है। लेकिन यूगेन इहर्लिच एक पॉइंट में अंतर करते हैं। ये इतिहास की बात छोड़ देते हैं और ये देखते हैं कि वर्तमान समय में समाज के लोग किसी विषय पर किस प्रकार अपना कंडक्ट दिखाते हैं, और व्यक्ति जिस प्रकार अपना कंडक्ट दिखाएगा वही लॉ है, और वही समाज की जीती जागती क्या है? विधि है। इतिहास से मतलब नहीं है। जैसे कि इस समय वर्तमान में आप जोड़ सकते हैं लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप का मामला बढ़ता जा रहा है समाज में। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे मान्यता दे रखी है। तो लिव इन रिलेशनशिप का मतलब ये हुआ कि जब कोई लड़का और लड़की बिना विवाह किए हुए एक साथ रह रहा है, पति पत्नी तो नहीं है लेकिन पति पत्नी के रूप में रह रहा है, उसी को हम कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप। अगर सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि ये वैध है, इसमें कोई आपका गलत बात नहीं है, और अगर लंबे समय तक कोई लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो भले उसने मैरिज न की हो, लेकिन मैरिज होने की प्रिजम्पशन या उपधारणा की जा सकती है। अब यूपी एपीओ में बहुत अच्छा ये क्वेश्चन इस पर बना एविडेंस में जाकर कि आपका ए और बी साथ साथ रह रहे हैं, उनके विवाह का प्रश्न उठता है, तो क्या जो उसके मित्र हैं उनकी राय या ओपिनियन या विचार रेलेवेंट होंगे कि नहीं, साक्ष्य में प्रस्तुत किए जा सकते हैं कि नहीं, यही क्वेश्चन बना था, गलत न हो। और एविडेंस की धारा 50 में याद रखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में नातेदारी के बारे में राय
रेलेवेंट होगी तो आगे बताया जाएगा कौन सी धारा है 50 यानी कि 50। और ज़्यादा लोग इस क्वेश्चन को गलत करके आए थे, भाई गलत ना हो, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो। देखिए आपका ये क्या बताते हैं, इनका इनका सिद्धांत देखा जाए। ये इहरिंग के शिष्य थे, यानी कि रुडोल्फ वान इहरिंग के ये क्या थे, शिष्य थे। इन्होंने ये कहा कि जो लॉ होता है, विधि होती है, वह लोगों का जीवंत कानून है, लोगों का जीवित कानून है। इसका मतलब ये हुआ कि विधि का जो विस्तृत सिद्धांत है वह स्वीकृति या आपका एडमिशन पर आधारित है, और प्रत्येक समूह अपनी जीती जागती विधि का स्वयं निर्माण करता है। अर्थात समाज के लोग जिस प्रकार आपस में वर्तमान समय में आपस में संबंध बनाएंगे, वहीं जो रिलेशन होता है वह क्या है, लिविंग लॉ। जहाँ तक आपका लिविंग लॉ का सिद्धांत इन्होंने अपनी पुस्तक में दिया, और उस पुस्तक का जो नाम है वह फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सोशलॉजी लॉ। फिर एक बार हम बता दें, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सोशलॉजी लॉ इनकी किताब का नाम है, और इसी किताब में इन्होंने लिविंग लॉ का सिद्धांत दिया। फिर आपका ये बताते हैं कि जो कानून है वो सोशल कस्टम का को फॉलो करता है, यानी कि जो विधि है वह सामाजिक रीतियों का अनुसरण करती है। इसके बाद इन्होंने आपका बंटवारा किया, और वह बंटवारा भी विधि का महत्वपूर्ण है। इन्होंने विधि का बंटवारा किया, और देखिए कैसे बंटवारा किया और क्या क्या बताया। इन्होंने लॉ का बंटवारा किया, बंटवारा पूछा नहीं गया कभी, लेकिन आप याद रखिए समझने के लिए। लॉ का इन्होंने दो भागों में लॉ को बांटा। एक भाग को बता रहे हैं निर्णय संबंधी विधि या फॉर्मल लॉ, या औपचारिक विधि या प्रारूपिक विधि, यानी कि औपचारिक औपचारिक विधि, या हम इसको इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मल लॉ। जो फॉर्मल लॉ होता है, औपचारिक विधि होती हैं, ये तीन होती हैं। पहले इसको बता दिया जाए। पहला ये बताते हैं आपका औपचारिक विधि में, ये जो बताते हैं वह बताते हैं पहला कोडिफिकेशन, यानी कि जो कोड होता है, संहिता होता है, ये फॉर्मल लॉ है जो संप्रभु या जो भी बनाए। दूसरा जो फॉर्मल लॉ है औपचारिक या प्रारूपिक विधि या औपचारिक विधि, वह स्टेट्यूट है। स्टेट्यूट का मतलब संविधि, स्टेट्यूट कहा जाता है, कानूनी होता है, अधिनियम या कोड। और तीसरा है जुडिशियल प्रेसिडेंट, या हम उर्दू में कहते हैं नजीर या न्यायिक पूर्व निर्णय, यानी कि न्यायालयों द्वारा दिया गया पूर्ववर्ती निर्णय। ये जो तीन आपका कानून है ये फॉर्मल लॉ कहलाता है। ये लिविंग लॉ नहीं है, याद रखिए। ये कैसा लॉ है, फॉर्मल। दूसरा बंटवारा ये करते हैं आपका लिविंग लॉ का सजीव विधि का, या संघों की विधि का, या आपका समुदाय की विधि, इसी को लिविंग लॉ कहते हैं। और आपका दूसरा बंटवारा क्या है, समुदाय या समूह की विधि। तो समूह की विधि किसे ये मानते हैं,
अच्छे से देखिए समूह की विधि के बारे में ये क्या कहते हैं। देखिए ये कहते हैं कि ये समूह बनाता है। तो पहला आपका विवाह संबंधी विधि, ये समूह बनाता है। अभी हम समझाते हैं। संविदा विधि हो गया, कॉन्ट्रैक्ट संबंधी विधि। इसके बाद आपका सक्सेशन से संबंधित विधि, यानी कि उत्तराधिकार से संबंधित विधि, ये भी समाज बनाता है। इसके बाद विल या वसीयत हो गया, यानी कि वसीयत से संबंधित विधि, ये भी कौन बनाता है इनके अनुसार? समाज। और पार्टनरशिप से संबंधित विधि, पार्टनरशिप यानी कि सहभागिता या भागीदारी, तो जो भागीदारी या भागीदारी से संबंधित विधि हैं वो भी कौन बनाता है? समाज। लेकिन भारत में भी हमें जोड़ना है। देखिए यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो समाज में व्यक्ति हैं जिस प्रकार आपस में व्यवहार के बारे में वर्तमान समय में आचरण दर्शाएंगे, वहीं जो आचरण होगा वो लिविंग लॉ होगा विवाह के बारे में। लेकिन मैं बता दूं आपका विवाह के बारे में हिंदुओं के लिए अलग कानून बन गया है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और विवाह के क्या तत्व होने चाहिए। लेकिन आज भी सेक्शन जो 7 है, यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट का, पुरानी बातों को अपने में क्या किए हुए हैं? समाहित किए हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं है। मुस्लिमों में भी पुरानी बातें समाहित हैं। इजब और कबूल और परंपराएं जो हैं आज भी चल रही हैं। फिर आपका दूसरा देखा जाए आपका संविदा विधि, कॉन्ट्रैक्ट की विधि, लोग आपस में जैसा व्यवहार करेंगे वैसा कानून बन जाता है। लेकिन भारत में अब कानून बना दिया गया है इस पर। कौन सा कानून भारत में बना है? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तीसरा देखिए आपका, इसके बाद आपका उत्तराधिकार की विधि, तो सक्सेशन के लिए भी नया कानून 1956 में हिंदुओं के लिए बन गया। इसके बाद विल, वसीयत के लिए भी अब नियम बन गए हैं। इसके बाद पार्टनरशिप, तो भारतीय भागीदारी अधिनियम द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बन गया है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि यूगेन इहरलिच जो बताते हैं कि ये सब जो मामले हैं ये समाज द्वारा संचालित होते हैं और समाज आपस में जैसा कंडक्ट दर्शाता है वैसा ही कानून बन जाता है और ये लिविंग लॉ है, जीवित विधि। लेकिन अगर हम भारत में देखें तो इन तमाम विषयों पर अब क्या बन गए हैं? कानून बन गए हैं। समाज की प्रथाएं लागू नहीं होंगी बल्कि क्या लागू होंगे? कानून। जो सबसे महत्वपूर्ण इनका आपका है, आपका ये है, दो बातें और हैं कि लिविंग लॉ के पीछे सेंसन क्या है। सेंसन का मतलब ये हुआ कि आखिर किस प्रेशर में, किस दबाव के कारण, किस अनुशास्ति के कारण या किस भय के कारण लोग जीवित विधि का या लिविंग लॉ का पालन करते हैं। तो आपका इहरलिच बताते हैं कि सोशल प्रेशर के कारण, सामाजिक दबाव के कारण ही लोग लिविंग लॉ का क्या करते हैं? पालन। यानी कि अगर जीवित विधि का पालन नहीं करेगा कोई तो जो ये सोसाइटी होगी उस पर क्या डालेगी? प्रेशर। ये याद रखिए। तत्पश्चात एक उदाहरण हो सकता है लास्ट में इनका पूछ ले
क्योंकि वह उदाहरण भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और उस उदाहरण को हम भी बता रहे हैं। देखिए आपका ये तालाब का उदाहरण देते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, ध्यान से देखिए। ये तालाब का उदाहरण देते हैं और देखिए क्या कहते हैं। एक तालाब है, अगर तालाब में स्वच्छ पानी बाहर से न आए तो क्या होगा, आप कल्पना करिए। एक तो जो जीव जंतु होंगे वह एक समय बाद वह पानी गंदा हो जाएगा, जीव जंतु बौखला जाएंगे और कई उसी में मर जाएंगे। लेकिन अगर कहीं से पानी ताजा आने का तालाब में स्रोत हो तो ऐसी दशा में आपका जीव जंतुओं को तरोताजा पानी भी मिलेगा और वो फलेंगे फूलेंगे और जीव जंतु आगे बढ़ेंगे। सेम उसी प्रकार यदि किसी नियम को कानून में बांध दिया जाए, बहुत अच्छा यहाँ उदाहरण है, यदि किसी नियम को कानून में बांध दिया जाए तो उस विषय पर नियम का विकास क्या होगा, रुक जाएगा। अतः कानून को खुला छोड़ दिया जाए ताकि समाज के लोग अपने कंडक्ट द्वारा नए नए कानूनों का क्या करें, सृजन। बहुत अच्छा ये उदाहरण देते हैं आपका तालाब का। इस प्रकार युगन इहरलिच भी समाप्त हो गए विद्वान, इन मने समाप्त हो गए मतलब कि मर नहीं गए, ये भी पढ़ा दिया गया। जो सोशलिस्ट थ्योरी के लास्ट विद्वान हैं और जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं वह आपका है डीन रास्को पाउंड। आइए इनका ज़्यादा पूछा जाता है डीन रास्को पाउंड। अब हम किसको देखेंगे, डीन रास्को पाउंड। इनके बारे में आपका कार्यकाल लिख लेना है। ये आपका 1870 से 1964 यानी कि 1870 से 1964। आइए इनके बारे में थोड़ा डिटेल में देखना है और इनके बारे में काफ़ी आपका क्वेश्चन बनता है। देखिए इनके बारे में हम बता रहे हैं और भारत में भी लास्ट में कल आपका भारत में हम ऐड करेंगे क्योंकि इनका सिद्धांत सबसे बड़ा है। देखिए क्या क्या बताते हैं, पहले उस पर गौर किया जाए। ये अमेरिका के थे, पहला ये क्वेश्चन याद रखना है, कहाँ के थे, अमेरिका का। कुछ समय तक ये आपका अमेरिका के उच्चतम न्यायालय के असिस्टेंट यानी कि सहायक न्यायाधीश रहे, यानी कि कुछ समय तक के लिए इन्हें अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का क्या बनाया गया था, सहायक न्यायाधीश। फिर ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय में आपका हार्वर्ड विश्वविद्यालय में जूरिस्प्रूडेंस के प्रोफेसर रहे। याद रखिए अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में ये जूरिस्प्रूडेंस के क्या थे, प्रोफेसर। इनका जो लेख छपता था वह हार्वर्ड लॉ रिव्यू में छपता था, यानी कि इन ये जो लेक्चर देते थे वो छापा जाता था पत्रिका में, और वह पत्रिका कौन थी, हार्वर्ड लॉ रिव्यू। और उसी में इन्होंने विधि के बारे में अपना विचार प्रकट किया। विधि के बारे में इन्होंने ये देखा, अब पहले कॉन्सेप्ट बनाइए तब आगे बढ़ा जाएगा। एक तो इन्होंने सोशल आपका इंजीनियरिंग का सिद्धांत दिया, सामाजिक यांत्रिकी या सामाजिक अभियांत्रिकी या सामाजिक इंजीनियरिंग
सोशल आपका इंजीनियरिंग। ये याद रखना है अच्छे से कि सोशल इंजीनियरिंग का सिद्धांत किसने दिया, तो डीन रास्को पाउंड ने दिया। दूसरा देखिए, रूडोल्फ वान इहरिंग ने हितों की व्याख्या की थी, इंटरेस्ट की, लेकिन हितों की व्यापक व्याख्या, वाइड इंटरप्रिटेशन करने का श्रेय रूडोल्फ वान इहरिंग को नहीं, व्यापक व्याख्या का श्रेय आपका रास्को पाउंड को प्राप्त है। यहाँ भी क्वेश्चन बहुत आपका अच्छा बनता है, हितों का सिद्धांत किसने दिया, इहरिंग ने, लेकिन जैसे ही आ जाए कि हितों की व्यापक व्याख्या किसने की, तो रास्को पाउंड मार कर आइएगा। फिर आपका रास्को पाउंड ने तमाम हित बताए और इन्होंने ये बताया कि आपका जो हित होते हैं उनमें टकराव लाजमी है, टकराव होता रहता है, तो कानून ऐसा बनाया जाए जो हितों के टकराव को कम करे और अधिक से अधिक लोगों का कल्याण करे। यानी कि जो इंटरेस्ट है उसमें टकराव क्या हो, कम हो और लोगों का कल्याण हो। फिर आप अभी हम बताएंगे इसको डिटेल में। दूसरा पहलू इनका ये, इन्होंने आपका कुछ कंसेप्ट बताए, कुछ संकल्पना बताई, 8 संकल्पनाएं बताई, और ये 8 संकल्पनाओं में ये बताते हैं कि समाज का जो व्यक्ति है वह राज्य से आशा कुछ करता है, कानून से आशा करता है कि कानून हमारे इन अधिकारों को प्रश्रय देगा। अब कौन किसकी किसकी हम आशा करेंगे, और भारत में वे आशाएं विद्यमान है कि चकनाचूर हो गई हैं, आपको बताया जाएगा। एक उदाहरण हम बता देते हैं। ये कहते हैं आपका बता जाएगा आठों अलग से, और भारत में उसको क्या करेंगे, हम ऐड करते रहेंगे। एक उदाहरण जरूर हम बता देते हैं। ये कहते हैं रास्को पाउंड कि अगर प्राकृतिक आपदा के कारण या महामारी के कारण व्यक्तियों को नुकसान होता है, तो राज्य ऐसे नुकसान की क्या करे, भरपाई। तो कोरोना महामारी आ गई और तमाम लाखों लोग काल के गाल में समा गए, सरकार से कहा गया कि मुआवजा दीजिए, तो रास्को पाउंड तो कहते हैं कि सरकार को मुआवजा देना चाहिए, लेकिन हमारी सरकार मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देना ही होगा, जो महामारी अधिनियम और इत्यादि कानून है उसमें कैन नहीं, सकता है नहीं, शैल शब्द का प्रयोग हुआ है, और जब शैल शब्द का कानून में प्रयोग हुआ है, इसका मतलब कि ये बाध्यकारी है, आपका विवेकाधिकार नहीं है। आप कमेटी बनाइए और जो लोग मरे हैं उनको क्या दीजिए, मुआवजा दीजिए, क्षतिपूर्ति दीजिए। अब सरकार चाहे 2 रुपया दे, 2 लाख दे, 5 लाख दे, ये सरकार के ऊपर है, लेकिन रास्को पाउंड ये जरूर कहता है कि कानून से समाज क्या करता है, ये आशा। और भी बताया जाएगा अच्छी अच्छी बातें। फिर रास्को पाउंड एक और बात कहते हैं, उसको भी डिटेल में देखना है कि जो लॉ इन बुक है, यानी कि इसका मतलब जो पुस्तकीय विधि है, जो किताब में लिखी है, और जो आपका लॉ इन एक्टिव है, यानी कि जो समाज में लागू हो रही है, यानी कि जो क्रियाशील विधि है। अब लॉ इन बुक और एक्टिव लॉ, यानी कि जो बातें किताब में लिखी गई हैं, क्या वे बातें समाज में लागू हो रही हैं कि नहीं। अगर लागू नहीं हो रही है तो उसका कारण खोजा जाए और कानून को ऐसे बनाया जाए कि वह समाज में क्या हो, लागू हो। अब आइए एक दो उदाहरण इस पर भी हम बताएंगे डिटेल में।
उदाहरण आपको सबसे अच्छा डाउरी एक्ट का हम देख सकते हैं। दहेज लेना और देना दोनों भारत में प्रतिबंधित हैं, प्रोहिबिटेड किया गया है, प्रतिषिद्ध है। तो रास्को पाउंड कहते हैं कि जब किताब में इसे रोका गया है तो समाज में भी रोकना चाहिए। आखिर समाज में क्यों लोग आज भी दहेज ले और दे रहे हैं? आप ऐसा कानून में संशोधन करिए या जो पुस्तकीय विधि है उसे समाज में क्या करिए, लागू। इसीलिए समाजशास्त्री विचारकों को आपका क्रियाशील विधि भी कहा जाता है, एक्टिव लॉ, क्रियात्मक शाखा। याद रखिए, क्रियाशील यानी कि समाज में क्या हो, कानून लागू, इस पर भी हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपका सोशल इंजीनियरिंग पर देखा जाए। सोशल इंजीनियरिंग का सिद्धांत सबसे पहले उठाया जाए, तब आपका एक्टिव लॉ उठाया जाएगा, पुस्तकीय विधि, और तब हित देखना है, और तब आलोचना। एक एक करके शुरू किया जाए क्योंकि लास्ट ये विद्वान है, इसके बाद आपका आधा सिलेबस लगभग समाप्त हो गया है। देखिए आपका ये क्या कहते हैं, सोशल जो इंजीनियरिंग शब्द हैं, अभियांत्रिकी शब्द हैं या यांत्रिकी शब्द हैं, ये विज्ञान में प्रयोग किया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। अब इनका थीम क्या है? जिस प्रकार एक इंजीनियर है और उसे नदी पर पुल बनाना है, नदी पर पुल बनाने के लिए बालू लगता है, सीमेंट लगता है, सरिया लगता है, और तमाम चीज़ों को लगाकर वह नदी पर पुल बना दिया है। और जैसे ही पुल बन गया तो नदी के दोनों किनारों के लोग आपका उस पुल से आने जाने लगे। यानी कि पुल बना तो हुआ क्या, लोगों के बीच दूरियां कम हुई कि ज़्यादा? कम। क्या हुई? कम हुई। उसी प्रकार कानून है, ध्यान से समझिए। समाज में समाज में विभिन्न प्रकार के वर्ग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनका इंटरेस्ट या हित अलग अलग होता है, यानी कि उनकी मांग अलग है, उनकी इच्छा अलग है, उनकी आवश्यकता अलग है। तो कानून बनाने वालों को ये चाहिए कि किन किन बिंदुओं पर समाज में टकराव हो रहा है हितों में, उनको खोजें और कानून ऐसा बनाएं कि टकराव क्या हो, कम हो, और अधिक से अधिक लोगों का क्या हो, भलाई। जैसे ही टकराव कम होगा, लोग सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। इसको इंटरव्यू में इस सिद्धांत को पूछा गया था, और वह पूछा गया था आपका मायावती जी पर। इस समय भी सोशल इंजीनियरिंग चल रहा है, उसको लास्ट में बता दिया जाए। देखिए, जो अपर कास्ट के लोग थे और जो लोअर कास्ट के लोग थे, उनके हितों में हमेशा टकराव होता था। ऐसी दशा में मायावती जी ने क्या काम किया, राजनीति में भी अप्लाई होगा, कि आपका दोनों वर्गों को एक प्लेटफार्म पर ला दिया। और जब दोनों वर्ग मिलकर वोट दिए तो मायावती जी मुख्यमंत्री बन गई। लेकिन बाद में आपका दोनों वर्ग अलग हो गया। पर देखिए, हमारी भी एक सीमा है, नहीं तो बता ही देते। क्योंकि लाइव क्लास भी चल रहा है, केवल ऑफलाइन क्लास रहता तो जरूर दो चार बातें बताई जाती, लेकिन हजारों लोग बाद में देखेंगे, और भाई सही नहीं है सब कुछ बताना। तो ऐसी दशा में आपका जैसे ही सोशल, इसी को कहा जाता है आपका सोशल इंजीनियरिंग। फिर एक बार, जो ये 5% ब्राह्मण हैं, इनके वोट के पीछे सभी पार्टियां यूपी में पड़ी हैं। लग रहा है इनको कि यही तारनहार है, यही 5% हमें क्या पहुंचा देंगे, सत्ता। अन्य वोटों की फिक्र नहीं है, लेकिन 5% पर देखिए, बसपा भी ब्राह्मण सम्मेलन शुरू कर दी, सपा भी शुरू कर दी,
अब कांग्रेस भी शुरू कर देगी और कुछ दिनों बाद कौन शुरू कर देगी, भाजपा भी। और 5% की लड़ाई है। और तो लोग सोच रहे हैं कि वोट हमारा फिक्स है, यहीं जो ब्राह्मण है आपका यहीं इधर उधर जाएगा। तो ये सही बात है कि ब्राह्मण लालची होता है, सत्ता का लोभी है, और जिसकी सत्ता रहती है उधर क्या होता है, चला जाता है। ये इतिहास गवाह रहा है। तो इस प्रकार आज का लेक्चर समाप्त किया जा रहा है। इंटरेस्ट और इत्यादि कल के लेक्चर में बताया जाएगा, उसका बंटवारा किया जाएगा। और कल हम प्रयास करेंगे कि समाजशास्त्री विचारधारा समाप्त हो जाए। धन्यवाद।